देखिए अब हेडिंग दीजिए। पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया था। आस्ते पहला पॉइंट में हम लोग पहला पॉइंट क्या ये हम भी देखिए पहला पॉइंट हम लोग क्या पढ़े थे। पहला हम लोग पढ़े थे मनी। आस्ते मनी और मनी का फंक्शन हम लोग पढ़े थे। मनी और मनी का फंक्शन हम लोग पढ़े थे। आस्ते बाबू मनी का फंक्शन के बाद अब हम लोग का टॉपिक है आज का। तो देखिए ब्रॉड मनी और नैरो मनी आपको हम अभी पढ़ाएंगे कि ब्रॉड मनी और नैरो मनी में क्या फर्क है। तो इस चैप्टर से जो सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है वो है इन्फ्लेशन का क्वेश्चन, जो मतलब वो लोग का फेवरेट मान लीजिए। इन्फ्लेशन क्या होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है। लास्ट ईयर तो एकदम पूरा छप गया था क्वेश्चन। लास्ट ईयर इकोनॉमिक्स में एक क्वेश्चन दिया था, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो जो क्वेश्चन आपको कॉपी में लिखवा रहे हैं वो एग्जॉस्टिव है, मतलब उतना आप पढ़ेंगे उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो वो सारे क्वेश्चन को आपको तैयार करना है इको में, जो आपको लिखाया जा रहा है उतना ही तैयार करना, ज्यादा है नहीं टॉपिक इसमें, बस समझे ना। तो बाबू सुनिए, तो अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है नैरो मनी और ब्रॉड मनी। तो हम लोगों ने पहला चैप्टर कंप्लीट किया, हम लोगों ने दूसरा चैप्टर कंप्लीट किया। हम लोग पांचवा चैप्टर में चले गए क्योंकि ये ज्यादा मार्क्स कवर करता है। तो पांचवा चैप्टर जो है वो 12 मार्क्स का है। और पांचवा चैप्टर का जो टॉपिक था हम लोगों ने मनी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट सबके बारे में पढ़ना है। बट सबसे ज्यादा जो एग्जाम पेपर में डोमिनेटिंग है वो है आपका इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, महंगाई के बारे में क्वेश्चन रहता है, बट पढ़ना आपको सारा ही पड़ेगा। चलिए तो एक बात यही पूछिए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर फाइन। पॉइंट नंबर 4 दीजिए, डिफरेंस बिटवीन नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी। डिफरेंस बिटवीन नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी। डेफिनेशन लिखे थे, मीनिंग लिखे थे, फंक्शन लिखे थे, और अब लिखिए डिफरेंस बिटवीन नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी। देखिए नैरो मनी हो गया और ब्रॉड मनी। पहले आपको मीनिंग बता देते हैं, फिर डिफरेंस कराएंगे ना तो आपको समझ आएगा। अब सुनिएगा प्लीज ध्यान से। नैरो मनी क्या होता है सुनिए। नैरो मनी का मतलब होता है, देखिए नैरो मनी इकोनॉमिक्स में ना मनी सप्लाई को 2 कैटेगरी में बांट दिया गया। एक होता है नैरो मनी और एक होता है ब्रॉड मनी। ये क्वेश्चन 2015 में भी आया था, 2017 में भी आया था। नैरो मनी और ब्रॉड मनी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी बाबू। नैरो मनी में फिजिकल कॉइन्स को रखा गया है, नैरो मनी में करेंसीज को रखा गया है, नैरो मनी में नोट्स को रखा गया है। तो नोट्स बोलिए, कॉइन्स बोलिए, करेंसीज बोलिए, ये सारा चीज को किसमें रखा गया बाबू, नैरो मनी। कौन सा मनी, बोलो ना, ये सारे नैरो मनी के कैटेगरी में आते हैं। ब्रॉड मनी में क्या आता है, ब्रॉड मनी में नैरो मनी तो आता ही है, प्लस डिमांड डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट, ये सब भी आता है। तो नैरो मनी और ब्रॉड मनी में फर्क क्या है। नैरो मनी मतलब ओनली द मनी दैट वी और यू अंडरस्टैंड। नैरो मनी मतलब सिर्फ वही पैसा जो आप समझते हो और हम समझते हैं। हम लोग आप लोग क्या समझते हैं, कॉइन्स। हम लोग आप लोग क्या समझते हैं, नोट्स। हम लोग आप लोग क्या समझते हैं, करेंसीज। नोट्स, कॉइन्स, करेंसीज, ये सारा हम लोग आप लोग के लिए पैसा हुआ। तो इसी को इकोनॉमिक्स कहता है नैरो मनी। तो भैया ब्रॉड मनी क्या होता है। ब्रॉड मनी मतलब नैरो मनी प्लस डिमांड डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट, ये सारा चीज को ब्रॉड मनी कहा गया है। तो अगर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं हम लोग, इकोनॉमिक्स में 2 कैटेगरी के मनी होते हैं। एक होता है नैरो मनी और एक क्या होता है वो ब्रॉड मनी। एक क्या बोलो, दूसरा, पहला, दूसरा। चलो नैरो 2 कॉलम बनाइए ना प्लीज, 2 कॉलम बना लीजिए। डिफरेंस लिखेंगे ना, डिफरेंस में लिखेंगे 2 कॉलम बनाइए। एक में लिखिए नैरो मनी और एक में लिखिए ब्रॉड मनी। एक में लिखिए नैरो मनी और एक में लिखिए ब्रॉड मनी। BROAD, ब्रॉड, BROAD, नहीं ब्रॉड, हम ब्रॉड बोले थे, ब्रॉड कैसे बोले। तो लिखिए 2 कॉलम ड्रॉ कर लीजिए बाबू। पहला कॉलम में लिखिए नैरो मनी वाला कॉलम में लिखिए नैरो मनी डिफाइंस द मनी सप्लाई ऑफ, नैरो मनी डिफाइंस द मनी सप्लाई ऑफ coins, the money supply of money supply of
Narrow money defines the money supply of coins, comma, currencies, comma, demand deposit, demand, DEMAND, demand deposit, पोस्ट ऑफिस से आता उसमें पोस्ट में अरे लिखिए नैरो मनी में बहुत सारी चीजें जुड़ा है, लिखिए पता चलेगा। संडे मैथ्स क्लास नहीं करेंगे, फिर से बोलेगा बाबू। हाँ फिर से बोल रहा नैरो मनी क्या लिखे बाबू? नैरो मनी डिफाइंस मनी सप्लाई ऑफ कॉइन्स, करेंसीज, डिमांड डिपॉजिट एंड अदर लिक्विड एसेट्स other liquid assets held by central bank। देखिए सेंट्रल बैंक के पास जो भी कॉइन्स, करेंसीज, देखो जो एक्टिवली सेंट्रल बैंक के पास जो भी कॉइन्स, करेंसीज, एक्चुअल डिपॉजिट, इसको डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं, एक्चुअल डिपॉजिट और आपका जो भी लिक्विड एसेट अवेलेबल है। डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या कृष्णा? डिमांड डिपॉजिट का मतलब हुआ कि हम पैसा जमा किए एंड आई कैन विड्रॉ इट एज पर माई रिक्वायरमेंट। हम उसको अपना जरूरत के हिसाब से कभी भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग आप लोग जो बैंक में पैसा जमा करते हैं ना, वही तो डिमांड डिपॉजिट है। हम लोग आप लोग जो बैंक में पैसा जमा करते हैं वो कौन सा डिपॉजिट है? डिमांड। बिकॉज वो पैसा को आप कभी भी अपना जरूरत के हिसाब से, अपना नीड के हिसाब से, अपना एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आप विड्रॉ कर सकते हो। तो मनी सप्लाई में इन सब चीजों को, नैरो मनी में इन सब चीजों को रखा गया। तो ये नैरो मनी और ब्रॉड मनी कोई मनी नहीं है। ये नैरो मनी और ब्रॉड मनी एक्चुअली मनी सप्लाई का कैटेगरी है। मनी सप्लाई का मतलब कि किस किस चीज को नैरो मनी के कैटेगरी में रखा जाएगा और किस चीज को ब्रॉड मनी के कैटेगरी में रखा गया है। ये नैरो मनी और ब्रॉड मनी कौन डिफाइन किया है? ये नैरो मनी, ब्रॉड मनी डिफाइन करता है आरबीआई। कौन डिफाइन करता है? आरबीआई कौन है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। मैंने बाबू सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देश का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है क्या बाबू? आरबीआई। हम लोग के देश में बात नहीं, हम लोग के देश में बैंकों का जो पिताजी है उसका नाम क्या बाबू? आरबीआई। हम लोग के देश में सारा नोट इशू कौन करता है? आरबीआई। हम लोग के देश में बैंकिंग रेगुलेशन कौन बनाता है? आरबीआई। तो आरबीआई इज द सोल अथॉरिटी इन आवर कंट्री विच हैज द मॉनेटरी पावर टू इशू द मनी एंड कॉइन्स एंड करेंसीज। सारा पैसा, सारा नोट आरबीआई छापता है, 1 रुपया का कॉइन को छोड़ करके। 1 रुपी कॉइन्स, सिक्का जो होता है, सिक्का 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स। 1 रुपया का नोट देखो आप कभी, अगर आप में किसी के पास होगा ना तो आप घर में आके देखना। 1 रुपया का नोट में ना, 1 रुपया का आपके पास जो भी नोट है, हमारे पास जो भी नोट है, उसमें अगर हम देखेंगे उसमें क्या लिखा रहेगा? आरबीआई। क्या लिखा रहेगा अबू? आरबीआई। आप लोग के पास जितना भी, अगर आपके पास 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया जो भी नोट होगा, आप देखोगे उसमें आरबीआई लिखा रहेगा। और आरबीआई का जो हेड होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग गवर्नर। क्या बोलते हैं? ये बैकड्रॉप में जाके हम लोग एक बार नॉलेज ले रहे हैं इसको कि इसको बैकग्राउंड में टॉपिक क्या है। तो आप कोई भी नोट के ऊपर साइन देखिएगा, लिखा रहेगा गवर्नर। गवर्नर कौन? गवर्नर 2 टाइप का होता है। एक गवर्नर वो होता है जो स्टेट का हेड होता है। प्रेसिडेंट समझते हैं आप लोग? कंट्री का हेड को प्रेसिडेंट बोलते हैं और स्टेट का हेड को गवर्नर बोलते हैं। स्टेट का हेड सीएम नहीं होता, आप लोग पता होना चाहिए। स्टेट का हेड, इंडिया में स्टेट का हेड सीएम नहीं होता, स्टेट का हेड कौन है? गवर्नर। लेकिन क्या है ना, एक्चुअली इंडिया में थोड़ा अलग तरह से संविधान बनाया गया है। जैसे इंडिया में प्राइम, देखिए वो प्रेसिडेंट, सबसे बड़ा पोस्ट क्या है इंडिया में? प्रेसिडेंट है ना। लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? प्राइम मिनिस्टर। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर इज मोर पावरफुल देन प्रेसिडेंट। क्यों? प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? जो चचा लोग होते हैं, जो मान लीजिए पॉलिटिक्स किया, पॉलिटिक्स करते करते बहुत अच्छा आदमी था, रेपुटेशन उसका बहुत अच्छा था, बहुत रिस्पेक्टफुल आदमी था, पढ़ा लिखा आदमी है, बोला कि आप बहुत अच्छा आदमी है, जाइए खाली साइन मारिएगा। क्या मारिएगा? साइन। क्योंकि इंडिया जैसे देश में प्रेसिडेंट का यूज किया है खाली साइन मारने के लिए। सर कैसे समझेंगे प्रेसिडेंट कौन है? आप कभी टीवी देखना, दूरदर्शन चैनल देखना, कोई भी न्यूज चैनल देखना, देखोगे ना जो आदमी बार बार उठ के प्राइज दे रहा, वही आदमी प्रेसिडेंट। क्योंकि आप लोगों में एवरीबडी नोज द प्राइम मिनिस्टर, बट मेनी ऑफ यू माइट नॉट बी नोइंग अबाउट द प्रेसिडेंट। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको पता है अपना देश का प्रेसिडेंट कौन, लेकिन ये पता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन है। हम लोग को सीएम तक पता है कि सीएम कौन है। सीएम के बाद हम लोग को, हम क्या बोले, आप लोग समझे नहीं, हिंदी समझते नहीं। हम क्या बोले? बहुत बच्चों को, हम बोले बहुत बच्चों को पता नहीं है। वो शायद इंग्लिश बोले थे इसीलिए, तो इसलिए तो और दिक्कत हो रहा था। नाइस। बस बाबू, हम पहले बोले कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता रहता, और ये आप खुद भी अप्लाई करके देखिएगा। जो बच्चे लोग होंगे या आप लोग के फ्रेंड में भी बहुत होंगे, भाई प्रेसिडेंट कौन है? बोला मोदी जी। मोदी जी प्रेसिडेंट नहीं है, मोदी जी हम लोग का प्राइम मिनिस्टर है। तो इंडिया जैसे देश में मोर पावरफुल कौन है बाबू? प्राइम मिनिस्टर। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में क्या है ना, प्रेसिडेंट, जैसे बराक ओबामा था,
जैसे ट्रम्प था, जैसे जो बाइडेन है, तो ये लोग क्या है, ये लोग ज्यादा पावरफुल है। प्रेसिडेंट, हम लोग का देश में प्रेसिडेंट एक चचा को बनाया जाता है जो उम्रदार हो गया, एजेड हो गया, बोले अंकल प्राइज दीजिए, खाली प्राइज देंगे प्रेसिडेंट साहब और साइन कर। गवर्नर भी किसको बनाया था सुनिए, गवर्नर जो होता है ना स्टेट में, वो भी आप लोग में बहुत सारे लोग होंगे जो वेस्ट बंगाल का गवर्नर के बारे में नहीं जानते होंगे, पसंद है। लेकिन आपको ये पता है कि हम लोग देश का, हम लोग का ये स्टेट का सीएम कौन है? सीएम कौन बोलिए? वो ममता बाबा। कोई बच्चा बोला ममता, आप तो ऐसे ममता बोले जैसा आपके साथ पढ़ती थी ममता, बोले ममता। अरे एक चीज हमेशा सीखना चाहिए, सुनो, एक चीज, ऑलवेज लर्न टू रिस्पेक्ट। इफ यू डोंट रिस्पेक्ट द पर्सन, रिस्पेक्ट द पोजीशन एटलीस्ट। बच्चा बोला ममता, क्या बोल रहा? ममता। तो ममता आपका बेस्टी है। अब सुनो, समझो, अब सुनिए, तो एक तो गवर्नर वो हो गया जो स्टेट का हेड होता है। तो बाबू देखिए, बात नहीं, कंट्री हेड इज द प्रेसिडेंट, स्टेट हेड इज द गवर्नर एंड आरबीआई हेड इज ऑल्सो नोन एज गवर्नर। आरबीआई के जो हेड होते हैं ना, उसको भी गवर्नर बोलते हैं। इससे रिलेटेड और एक तो अमेजिंग बात आपको बताते हैं नॉलेज के लिए, जितना भी यूनिवर्सिटी है ना, कोई भी यूनिवर्सिटी में एक सबसे यूनिवर्सिटी का जो हेड होता है ना, यूनिवर्सिटी का हेड, उसको बोलते हैं वीसी। क्या बोलते हैं? वीसी का मतलब होता है वाइस चांसलर। तो सर वाइस चांसलर, वाइस मतलब तो सेकंड हो गया, तो चांसलर कौन होता होगा? तो हर एक स्टेट का जो गवर्नर होता है ना, वही सब यूनिवर्सिटी का, मतलब उस वेस्ट बंगाल में जितना यूनिवर्सिटी है, सारा यूनिवर्सिटी का चांसलर होगा गवर्नर, और वाइस चांसलर जो होगा वो आपका होगा कॉलेज यूनिवर्सिटी को चलाने वाला। तो एक्चुअली यूनिवर्सिटी में सबसे पावरफुल पोस्ट होता है वीसी का। अगर किसी यूनिवर्सिटी का वीसी बन गया, मतलब आपके अंदर पास बहुत सारा पावर आ जाएगा। तो जो बात आपको बता रहे थे, तो आरबीआई नोट छापता है, और आरबीआई का जो अध्यक्ष है, जो आरबीआई का हेड है, उनको हम लोग बोलते हैं गवर्नर साहब। तो गवर्नर साहब जो है, उनका साइन के बिना नोट वैलिड नहीं होगा। मॉनेटरी पॉलिसी भी गवर्नर ही बनाएंगे, मतलब आरबीआई बनाएगा। कौन सा नोट चलेगा, कौन सा नोट नहीं चलेगा, वो भी आरबीआई बनाएगा। और इंडिया के हर एक नोट में गांधी जी का फोटो होना जरूरी है। तो ये सारा हम लोग का। लेकिन जो 1 रुपया नोट के बारे में बात कर रहे थे, 1 रुपया का नोट अगर आप खोलोगे, वहां पे देखोगे लिखा रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर आपके पास कोई सिक्का होगा, सिक्का में देखना, सिक्का में कभी भी आरबीआई लिखा नहीं रहता है। अब घर में आके मिला के देखना, सिक्का में लिखा रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक तो डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस छापता है 1 रुपया का कॉइन्स या 1 रुपया का नोट, सिक्का, ये लोग छापते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आरबीआई ये डेफिनेशन बनाया। ये जो डेफिनेशन आपको दे रही है, मेरा डेफिनेशन नहीं है, ये आरबीआई ने क्राइटेरिया डिसाइड किया है कि किसको हम लोग नैरो मनी बोलेंगे और किसको हम लोग ब्रॉड मनी बोलेंगे। नैरो हो गया बाबू। अब ब्रॉड का डेफिनेशन में आइए, अब ब्रॉड का डेफिनेशन में आइए। देखिए, ब्रॉड मनी इज द मेजर ऑफ ब्रॉड मनी इज द मेजर ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ, सचिन इतना बात करे बाबू, नंबर ले लीजिए, उनका बात करिएगा फोन में। ब्रॉड मनी इज द मेजर ऑफ total amount of money held by household and companies, held by household and companies। उसे लिखिए, broad money is mainly जी उसी में बाबू, ब्रॉड मनी इज मेनली द सम ऑफ फिर बात करते हैं चाची लोग तरह फुसूर सम ऑफ M1 एंड M1 M कैपिटल वाला है, M महाराष्ट्र वाला, M फॉर महाराष्ट्र, M1 M छोटका 1, M के साइड में M1 एंड टाइम डिपॉजिट या देखो भाई बच्चों, देखिए प्लीज, M1 तो उसमें आएगा ही। ब्रॉड देखिए, ब्रॉड मनी इंक्लूड्स M1 प्लस टाइम डिपॉजिट। M1 तो उसमें आता ही है, प्लस टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट क्या है भाई? टाइम डिपॉजिट मतलब होता है फिक्स टाइम के लिए जो डिपॉजिट करते हैं। देखिए एक बात बता रही, नॉर्मली जो आपका सेविंग अकाउंट में पैसा है वो आपका डिमांड डिपॉजिट है, उसको आप कभी भी निकाल सकते हैं। वो बात नहीं मानी, सीधा देखिए, जो नॉर्मल आपका बैंक में पैसा है बाबू, वो डिमांड डिपॉजिट है, उसको आप कभी भी निकाल पाइएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपने एक तो एफडी करा के रखा है। एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट, जिसका पैसा 1 साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद निकलेगा।
उसको बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। तो जो टाइम के ऊपर डिपेंड करे उसको टाइम डिपॉजिट, और जो डिपॉजिट का पैसा कभी भी निकाल सकते हैं उसको क्या बोलते हैं बाबू, डिमांड डिपॉजिट। क्लियर है? आई होप आप समझ गए होंगे। अब पॉइंट नंबर 2 लिखिए। M1 मतलब कॉइन्स, करेंसीज, जो हम लोग के पास एक्चुअली है वो M1 हो गया बाबू। आगे बोले, पॉइंट नंबर 2 लिखिए। M1 इज द सॉरी उससे लिखिए, नैरो मनी is the part of broad money. Narrow money is the part of broad money. और ब्रॉड मनी में लिखिए, इट इज द लार्जेस्ट मेजर ऑफ, it is the largest measure of money supply. और नंबर 3 लिखिए, narrow money is the term which is frequently used. Narrow money is the term which is frequently used. उसका देखिए, ब्रॉड मनी is not frequently used. Broad money is not frequently used. Narrow money frequently use होता है, broad money frequently use नहीं होता। कितना पॉइंट हो गया बच्चों? पॉइंट नंबर 4 में आई, नैरो money is considered as highly liquid. Narrow money is considered as highly liquid. हाईली लिक्विड क्यों? आपके हाथ जैसे बात करें, मेरा पॉकेट में अगर 100 रुपया है तो 100 रुपया तो लिक्विड है, उसको हम कभी भी किसी भी फॉर्म में बदल सकते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा लिक्विड दुनिया में क्या होता है? सबसे ज्यादा लिक्विड दुनिया में 2 चीज होता है। अगर लिक्विड एसिड के हिसाब से बात करेंगे, एक होता है कैश, दूसरा क्या होता है बताइए? कैश हम बोल दिए, दूसरा आप बताइए। कैश को छोड़ के बताइए क्या होता है? एक्सीलेंट, गोल्ड, सोना। कैश को छोड़ करके गोल्ड। गोल्ड इज हाईली लिक्विड। सोना भी आपका कभी भी बिक जाएगा। लिक्विड मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिक्विड होता है पानी, पानी नहीं। यहाँ पे लिक्विड का मतलब होता है कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश, कितना जल्दी आप कैश में बदल सकते हैं। तो बाबू, दुनिया में सबसे ज्यादा लिक्विड 2 चीज होता है, मतलब अगर करेंसी के फॉर्म में बात करेंगे तो एक होता है कैश खुद, और एक होता है गोल्ड। गोल्ड कैन बी रेडिली कन्वर्टेड इनटू कैश, इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। गोल्ड को आप कभी, आपके पास अगर सोना है ना तो आपको पैसा का दरकार है, आप कभी भी उसको बेच पाएगा। सोना कभी भी बिक्री हो जाएगा। इवन लैंड इज नॉट दैट सो लिक्विड। अगर लैंड आप खरीदते हो, लैंड इन्वेस्टमेंट है, तो वो उतना लिक्विड नहीं, क्योंकि लैंड अगर आप खरीद लेते हो ना तो उसको बेचने में टाइम लगेगा बहुत। जैसे आपके पास जमीन है, उसको आप बेचेंगे तो बेचने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा, कस्टमर खोजना पड़ेगा। लेकिन सोना वोना में नहीं, सोना वोना बहुत जल्दी बिक्री हो जाता है। तो लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नैरो मनी लिक्विड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल कैश होता है, यहाँ पर कॉइन्स होते हैं, यहाँ पर करेंसीज होते हैं, यहाँ पर आपके हाथ में पैसा होता है। मेरा अकाउंट में 100 रुपया है, हम जाएंगे कभी भी निकाल लेंगे। ये हो गया डिमांड डिपॉजिट। तो नैरो मनी इज वेरी लिक्विड, बट द ब्रॉड मनी इज नॉट दैट सो लिक्विड। लिख दीजिए, क्योंकि वहां पे फिक्स डिपॉजिट है, जरूरत होने के बाद भी आप निकाल नहीं पाइएगा। लिखिए, ब्रॉड मनी इज नॉट हाईली लिक्विड। Broad money is not highly liquid. And the last point, narrow money is short-term concept.
ब्रॉड मनी इज लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट. नैरो मनी क्या बताइए, शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट. हाँ. वो तो खुद एक एग्जांपल है. नॉर्मली कैश, ब्रॉड मनी का एग्जांपल तो कुछ नहीं है. क्योंकि ब्रॉड मनी खुद तो एक एग्जांपल है, नैरो मनी खुद तो एग्जांपल है. और ब्रॉड मनी एक कॉन्सेप्ट है. कॉन्सेप्ट मतलब क्या हो गया, M1 में जब आप टर्म डिपॉजिट को जोड़ देंगे तो वो ब्रॉड मनी आ जाएगा. M1 में जो भी आता है जैसे फिजिकल कॉइन्स, करेंसीज, नोट्स, उसमें अगर आप टर्म डिपॉजिट का वैल्यू को भी जोड़ देंगे तो आपका ब्रॉड मनी बन जाएगा. बस ये कैलकुलेशन है. कितना क्या हो गया, वो टॉपिक लिख लिया, कितना पॉइंट हो गया बताइए. अगला पॉइंट लिखिए. अगला लिखिए, व्हाट डू यू, अगला पॉइंट लिखिए फैक्टर्स. अगला पॉइंट लिखिए फैक्टर्स ऑन विच मनी सप्लाई डिपेंड्स. Factor on which money supply depends. Factor on which money supply depends. बोला है मनी सप्लाई किस पे डिपेंड करता है. मतलब मनी सप्लाई मतलब अच्छा देखिए, मनी सप्लाई का जब हम लोग बात करते हैं तो मनी सप्लाई किस पे डिपेंड करता है वो हम लोग बात करेंगे. तो मनी सप्लाई करेगा कौन, सबसे बड़ा सवाल ये. तो आपको तो मैंने पहले ही बताया मनी सप्लाई कौन करता है, आरबीआई करता है. लेकिन आरबीआई जो पैसा देता है वो आपको नहीं देता है. आरबीआई देता है कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल बैंक देता है आपको और हमको. आरबीआई किसको देता है बाबू, कमर्शियल बैंक. और कमर्शियल बैंक किसको देता है, आपको और हमको. तो हमको और आपको पैसा देने वाला कौन है, हमको और आपको पैसा डायरेक्ट आरबीआई से नहीं मिलता है. हम लोग को पैसा किससे मिलता है बाबू, कमर्शियल बैंक. आप पैसा निकालते हैं बंधन बैंक से, आप पैसा निकालते हैं स्टेट बैंक से, आप पैसा निकालते हैं ये क्या नाम उसका, देना बैंक से, है ना बैंक बहुत सारा. तो देना बैंक, लेना बैंक, कितना सारा बैंक है. तो आप पैसा निकालते हो आईसीआईसीआई से, आप पैसा निकालते हैं एक्सिस बैंक से. देयर आर लॉट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया. इंडिया में बहुत सारे कमर्शियल बैंक है, वैरायटीज ऑफ कमर्शियल बैंक है. तो आपको पैसा देने वाला कमर्शियल बैंक है. तो सवाल यह है कि मनी सप्लाई किस पे डिपेंड करता है, वो आपको हम पढ़ाएंगे कि पैसा देश में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा और कैसे डिसाइड होता है. ये बात का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अभी और लिखेंगे भी इसको. तो चलिए स्टार्ट करें. पहले इंट्रोडक्शन लिखिए 2 लाइन. द मनी सप्लाई, आराम से लिखिए इत्मीनान से. द मनी सप्लाई इन इंडिया द मनी सप्लाई इन इंडिया इज रेगुलेटेड. Money supply in India is regulated by RBI. RBI हो गया. But money is made available, but money is made available, but money is made available to the common people by commercial bank. उसी में लिखिए मनी सप्लाई डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स. मनी सप्लाई किस पे डिपेंड करता है. देखिए पॉइंट नंबर ए,
पॉइंट नंबर ए, पॉलिसी ऑफ आरबीआई, पॉलिसी ऑफ आरबीआई, पॉलिसी ऑफ आरबीआई। देखिए मनी सप्लाई डिपेंड करता है आरबीआई का पॉलिसी पे। आरबीआई का पॉलिसी पे मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कितना पैसा सर्कुलेट करना चाहता है, नहीं चाहता है, आरबीआई का क्या पॉलिसीज है, क्या स्ट्रेटजी है। और जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था, याद होगा आप लोगों को, उस समय आप लोग कौन सा क्लास में थे? आप लोग कौन सा क्लास में थे? 9 में थे आप लोग उस समय? नहीं, आप लोग 11 में नहीं, क्योंकि हम उस समय पढ़ाना शुरू किए थे। तो 11 में मैं बस दूसरे बच्चे था, 10 में, जो भी क्लास में थे आप लोगों को याद होगा कि डिमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी रात को 8 बजे, रात को उतना आप लोगों को याद होगा, रात को 8 बजे नोटबंदी हुआ था। ये डिसीजन देखो हम लोग क्या है, हम लोग का कंट्री में ना, जैसे बहु बात नहीं, सीएम या पीएम जो कोई डिसीजन लेता है, हम लोग आप लोग क्या करते हैं कि ये सीएम और पीएम ले रहे, सीएम और पीएम उसका अप्रूवल देता है, याद रखिएगा। डिसीजन इज नॉट टेकन बाय सीएम और पीएम। एक्चुअली देखिए मोदी जी को उतना इकोनॉमिक्स का नॉलेज नहीं कि मोदी जी पूरा मनी पॉलिसी बना लेंगे। मनी पॉलिसी बनाने के लिए बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट लोग आरबीआई में बैठे हुए हैं। वो आरबीआई लोग डिसाइड कर, आरबीआई के जो इकोनॉमिस्ट लोग हैं वो लोग देखे थे कि ब्लैक मनी इंडिया में बहुत ज्यादा हो गया। ब्लैक मनी मतलब काला धन, तो इंडिया में ब्लैक मनी बहुत ज्यादा क्रिएटेड है। ब्लैक मनी का मतलब क्या होता है? काला धन। काला धन का मतलब क्या होता है? गांधी जी काला होते हैं? नहीं। ब्लैक मनी रिफर्स टू द पार्ट ऑफ योर अनअकाउंटेड इनकम। अनअकाउंटेड इनकम मतलब आपका कमाई का वो हिस्सा जो आप कमाते तो है पर बताते नहीं है। जैसे आप 100 रुपया कमा रहे, आपसे पूछे कितना कमाए, आप बोले 10 रुपया कमाई, 90 रुपया आप छुपा के रख ले रहे। वो जो 90 आप छुपा के रख रहे उसके ऊपर आपको टैक्स देना नहीं पड़ रहा, और वो जो टैक्स आपको नहीं देना पड़ रहा यही बन जाता है ब्लैक मनी। तो जो पैसा आप कमाते हो पर दिखाते नहीं उसको ब्लैक मनी बोलते हैं। तो आरबीआई वाला लोग सोचा, आरबीआई वाला लोग का पॉलिसी बनाया कि ये जो पैसा लोगों के हाथ में है, जो लोग खूब छुपा छुपा के तकिया के नीचे, अलमारी के पीछे छुपा छुपा के जो पैसा रखे हैं, ये लोग से पैसा कैसे पंप किया जाए, मतलब कैसे बाहर निकलेगा। तो एक स्ट्रेटेजी बनाया गया कि पैसा बाहर निकलेगा डिमोनेटाइज करके। मतलब जो नोट उस आदमी, जो लोग छुपा छुपा के एक तो आदमी न्यूज में आया था, घर का अंदर गड्ढा बना के उसमें पैसा रखता था। जो लोग इस तरह से पैसा रखते, बोरा में भर भर के पैसा रखता था, जो लोग इस तरह से पैसा रखते थे उन लोगों का पैसा तो बेकार हो जाएगा। गवर्नमेंट ने एक डेडलाइन दिया, एक लिमिट बनाया, कि इतना तारीख तक आपको पैसा अपना जमा करना है। अगर आपके पास ब्लैक मनी है तो वो भी जमा करिए, नहीं तो आपके पास जो पैसा छुपा के आप रखे हो वो बेकार हो जाएगा। कुछ हद तक गवर्नमेंट का पॉलिसी काम भी किया, तो इकोनॉमिक सिस्टम में नया मनी सर्कुलेट हुआ। क्योंकि सबसे ज्यादा पुराना 500 का नोट था। 500 का नोट जब बंद हो गया तो क्या हो गया, पुराना 500 का नोट बंद हो गया, तो जितना पुराना 500 का नोट जो लोग छुपा छुपा के रखे थे, तो एक अच्छा खासा मनी गवर्नमेंट के पास भी आया, और एक अच्छा खासा मनी जो है वो कंट्री में सर्कुलेट भी हो गया। और बहुत सारे लोगों का ब्लैक मनी जो था व्हाइट में भी कन्वर्ट कर दी। तो ये गवर्नमेंट का पॉलिसी होता है, गवर्नमेंट का नाम होता है, पॉलिसी आरबीआई का ही था। डिमोनेटाइजेशन इज द पॉलिसी ऑफ आरबीआई। आरबीआई डिसाइड करता है, आरबीआई प्रपोजल देता है। अगर मोदी जी को लगा कि ये सही है तो वो साइन करेंगे, और उनको लगा कि गलत है तो साइन नहीं करेंगे। तो मनी सप्लाई सबसे पहले डिपेंड करता है आरबीआई के पॉलिसी पर, विच मनी विल बी इन सर्कुलेशन और नॉट। 1 रुपया का 8 आना का सिक्का देखे थे आप लोग कभी? अब 8 आना का सिक्का देखे थे क्या? 8 आना का सिक्का अब नहीं चलता है, शायद चलता है कि नहीं चलता है? 25 पैसा देखो आप लोग, अभी चलता है? नहीं चलता। हम लोग अपना टाइम मैंने जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, भिखारी को हम लोग 50 पैसा देते थे, 8 आना देते थे, तो भिखारी ले भी लेते, 1 रुपया का ले लेता था। अभी अगर कभी भिखारी को 5 रुपया का सिक्का भी दिया, बोला सिक्का नहीं लेंगे, नोट देना है। तो भिखारी का भी एटीट्यूड हो गया। क्यों? क्योंकि ना, अगर आप किसी गरीब स्ट्रीट बेगर को अगर आप कभी 5 रुपया कॉइन दीजिएगा, नहीं लेगा, बोला देना है दो, नहीं देना मत दो, लेकिन सिक्का फिक्का नहीं लेंगे, देना है तो नोट दीजिए। तो माय डियर स्टूडेंट, क्यों ये धीरे धीरे सारा सिक्का को, क्योंकि सिक्का क्या होता है ना, अभी देखो अभी एडवांस इकोनॉमी में धीरे धीरे हम लोग पैर रख रहे हैं, तो कंट्री आगे बढ़ते जा रहा है। अभी भी हम लोग झोला में सिक्का भर के जाएंगे क्या? सिक्का का खराबी क्या है, 10 रुपया भी रहेगा तो भारी हो जाएगा, इतना भारी हो जाता है। बस हमको एक बार एक लड़का, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था ना, तो एक लड़का का 4 महीना का फीस बाकी था, तो लड़का क्या किया, 4 महीना का फीस हमको सिक्का में दे दिया। कैसे दे दिया बाबू? सिक्का में। बोले बेटा नोट दो, सिक्का में दे दिया। हम भी वैसे ले लिए, बेटा लाओ जो दे रहे दो, बस समझे ना। क्योंकि 4 महीना का फीस सिक्का में, 500 रुपया का फीस था, 4 महीना 2000 रुपया का सिक्का सब रहना। मेरे बैग हम लेके आते थे बड़ा वाला, वो पूरा बड़ा वाला बैग भर के लेके, मैं मम्मी भी सोची कितना पैसा लेके आए, देख रहे थे बेटा गिन के 2000 रुपया वाला, गिनते गिनते लास्ट में गिनना छोड़ दिए, गिव अप कर दिए, गिन नहीं पाएंगे तो हालत खराब हो गया, पूरा परिवार मिलके नहीं गिन पा रहे, मम्मी पिताजी भाई भाभी सब मिलके नहीं गिन पा रहे, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट है ना, अमाउंट कमी है। 2000 रुपया का सिक्का समझ रहे ना आप, और भारी, मतलब किसी को मार देंगे ना माथा पड़ जाएगा, इतना भारी।
तो गवर्नमेंट को ये सब चीज समझ आता है। देखिए एक कॉमन पब्लिक का जो प्रॉब्लम है, आप ये चीज समझिए, जो आपका प्रॉब्लम है ना, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट नहीं समझता है, समझता है, लेकिन गवर्नमेंट का अपना एक बाउंडेशन होता है। कुछ चीज गवर्नमेंट सॉर्ट आउट कर देता है, कुछ चीज गवर्नमेंट सॉर्ट आउट नहीं कर पाता। बस समझे? तो यही चीज को ध्यान में रखते हुए बता रहे आपको हम कि आरबीआई एक पहला फैक्टर है जो डिसाइड करेगा कि कौन सा मनी चलेगा और कौन सा मनी नहीं चलेगा। लिखिए बाबू, इसको सजा के लिखेंगे, जितना बात डिस्कस किए लिखिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पॉलिसी और आरबीआई के अंदर लिख रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया is the determinant of money supply as it is the only authority in India to control and regulate the money to be supplied, इसे लिखिए, the currencies and notes to be circulated, and the quantum 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 of money supply depends on आरबीआई। दूसरा पॉइंट लिखो बच्चों, लेवल ऑफ बैंक रिजर्व, देखिए पब्लिक का हाथ में कितना पैसा आएगा वो बैंक के रिजर्व पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए हम आरबीआई है और आप लोग कमर्शियल बैंक हो, अभी मान लीजिए हम आपको 100 रुपया दिए, मतलब आरबीआई आपके पास 100 रुपया, आपके बैंक में 100 रुपया है, तो 100 रुपया में 100 रुपया आप लोन नहीं दे सकते, 100 रुपया में 100 रुपया आप मार्केट में रिलीज नहीं कर सकते। आरबीआई का एक पॉलिसी है कि हर एक बैंक को अपना पास एक मिनिमम रिजर्व रखना पड़ता है। यू कैन नॉट लेंड वॉट एवर कम्स टू यू, जितना भी आपके पास आ रहा है सारा पैसा आप लेंड आउट नहीं कर सकते, सारा पैसा आप दे नहीं सकते। अगर जितना पैसा आ रहा है सारा पैसा आप लोन नहीं दे सकते। अगर मेरे पास 100 रुपया आ रहा है उसमें 20 रुपया हम रख लेंगे तो 80 रुपया लोन देंगे, 30 रुपया हम रखेंगे तो 70 रुपया लोन देंगे, 40 रुपया रखेंगे तो 60 रुपया लोन देंगे। मतलब रिजर्व जितना ज्यादा होगा मनी सप्लाई उतना कम होगा। हायर द रेट ऑफ रिजर्व, लोअर द मनी सप्लाई। क्योंकि अगर कमर्शियल बैंक को अपना पास ज्यादा पैसा रखना रहेगा तो मार्केट में पब्लिक को कम मिलेगा। तो बोला मनी सप्लाई का सेकंड फैक्टर है बैंक का रिजर्व। अगर बैंक में रिजर्व बढ़ता जाएगा, बैंक के पास अगर ज्यादा रिजर्व रखना पड़ेगा तो बैंक पब्लिक को बहुत कम पैसा दे पाएगा। अगर बैंक के पास रिजर्व कम रखना पड़ेगा तो बैंक पब्लिक को ज्यादा पैसा दे पाएगा। वही बात यहां पे लिखा हुआ, लिखिए, द क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई, द क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई डिपेंड्स ऑन the level of bank reserve. That mean
if the bank reserve increases, the bank reserve increases, then the money supply decreases. हो गया अब पॉइंट नंबर सी लिखिए, थर्ड। लिखिए पब्लिक्स डिजायर टू होल्ड एंड डिपॉजिट, पब्लिक्स डिजायर टू होल्ड एंड डिपॉजिट। सुनिएगा, पब्लिक का डिजायर होल्ड करने का और डिपॉजिट करना। डिजायर मतलब क्या होता है, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे देखिए हम लोग का देश में लोगों का बैंकिंग हैबिट बहुत कम है। बैंकिंग हैबिट मतलब लोग जनरली बैंक में पैसा नहीं रखते। तो देखिए आप लॉजिकली सोचिए, देखिए अगर आप बैंक में पैसा जमा करोगे तो बैंक के पास पैसा आएगा। अगर बैंक के पास पैसा आएगा तब ना बैंक पैसा लोन देगा। अगर लोगों का बैंकिंग हैबिट नहीं है, पीपल डोंट डिपॉजिट इन द बैंक, so if people don't deposit in the bank there will be no inflow of money for the bank। बैंक के पास पैसा नहीं आएगा, और अगर बैंक के पास पैसा नहीं आएगा तो बैंक पब्लिक को पैसा देगा कैसे? बैंक का काम क्या है? पब्लिक से लेना और पब्लिक को देना। तो आप लोगों में देखो, आप लोगों में से कोई जमा करता है बैंक में और आप लोगों में से कोई बैंक से लेता है, तो बैंक के पास पैसा आएगा तब ना बैंक उसको देगा। तो ये कहीं ना कहीं डिपेंड करता है देश के लोगों का बैंकिंग हैबिट कितना कैसा है। अगर देश के लोगों का बैंकिंग हैबिट पुअर है, बैंकिंग हैबिट पुअर मतलब they are not willing to go to the bank। बैंक में जाना उनको पसंद नहीं है, बैंक में जमा करना पसंद नहीं है। सो इफ द बैंकिंग हैबिट ऑफ द इकोनॉमी इज वेरी पुअर, अगर देश के लोगों का बैंकिंग हैबिट बहुत वीक है, इन दैट सिचुएशन देयर विल बी नो डिपॉजिट फॉर इन द बैंक्स, एंड इफ देयर इज नो डिपॉजिट इन द बैंक देयर कैन नॉट बी द मनी सप्लाई, और देयर विल बी लेस मनी सप्लाई। अगर मान लीजिए आप जमा नहीं करोगे तो मेरे पास आएगा नहीं, तो हम देंगे नहीं। अब लॉजिकली सोचिए, आप हमको पैसा देंगे तभी ना हम किसी को पैसा देंगे। जैसे आप हमको पैसा देंगे तो हम भाड़ा देंगे, अगर आप हमको पैसा नहीं देंगे तो भाड़ा नहीं दे पाएंगे। सेम केस यहाँ भी है, अगर आप लोग बैंक में जमा करोगे तो बैंक के पास डिपॉजिट होगा, तो बैंक उसको लोन देगा, तो मनी सप्लाई कंट्री में बढ़ेगा। अगर बैंक के पास पैसा आएगा ही नहीं तो बैंक देगा कैसे? ये तीसरा फैक्टर है, लिखिए इसको। द अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई depends on the amount of money supply depends on the amount of money supply depends on the banking habit of the countrymen, देश के लोग, banking habit of the countrymen। If people of the country do not have the banking habit, if people of the country do not have the banking habit, then there will be less deposit in commercial banks as a result there will be
be poor credit creation. There will be poor credit creation as a result, less money will be supplied. Less money will be supplied. कितना बोर्ड क्या हुआ बताइए? पॉइंट नंबर 4 लिखिए. Rate of interest by central bank. Rate of interest by central bank. देखिए अगर आरबीआई इंटरेस्ट कम रखता है, देखिए आदमी लोन कब लेगा? जब इंटरेस्ट कम होगा. अगर इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो आदमी लोन लेगा क्या? नहीं लेगा. तो कहीं ना कहीं मनी का सप्लाई डिपेंड करता है आरबीआई के इंटरेस्ट के ऊपर. अगर आरबीआई इंटरेस्ट बढ़ा देता है तो कोई लोन ही नहीं लेगा. तो देखिए पैसा का फ्लो होना बहुत जरूरी है इकोनॉमी में, तो कंट्री आगे नहीं बढ़ पाएगा. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता है तो लोग ज्यादा लोन लेंगे, ज्यादा मनी सप्लाई हो जाएगा कंट्री में. और अगर मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो फिर मनी सप्लाई नहीं होगा क्योंकि कोई लोन ही नहीं लेगा. लिख दीजिए इसको. द क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई, द क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई डिपेंड्स ऑन, द क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई डिपेंड्स ऑन the rate of interest by central bank. If the rate of interest is high, if the rate of interest is high, then demand for money will be less, and money will be less, and ultimately money supply will decrease. Money supply will decrease. लास्ट पॉइंट लिखिए. क्या क्या पॉइंट हो गया बताइएगा. बोलिए. पॉलिसी ऑफ आरबीआई, उसके बाद ओके, ये ओके, उसके बाद रेट ऑफ, लास्ट पॉइंट लिखिए. फ्रीक्वेंसी ऑफ विड्रॉल, WITHDRAWL, फ्रीक्वेंसी ऑफ विड्रॉल. देखिए क्या है ना, आप लोगों में कुछ लोगों का क्या आदत है, इससे बैंक में पैसा जमा करेंगे और छोड़ देंगे. अब कुछ लोगों का आदत क्या है, आज जमा किए कल निकालिए, आज जमा किए कल निकालिए, आज जमा किए कल निकालिए. तो ये भी एक हैबिट होता है. बोला डिपेंड करता है कितना बार आप पैसा निकालते हैं. अगर मान लीजिए एक आदमी जमा कर रहा निकाल रहा, जमा कर रहा निकाल रहा, और देश के सारे लोग ऐसे ही कर रहे, जमा कर रहे निकाल रहे, जमा कर रहे निकाल रहे, जमा कर रहे निकाल रहे. अगर जमा करके आप निकाल लीजिएगा तो मनी सप्लाई कहां से होगा? लॉजिकली सोचिए. बैंक लोन कैसे देता है पता है ना आप लोग को? आप जो पैसा देते हो वही पैसा बैंक दूसरा को लोन दे देता है. तो आपने जमा किया, आपने निकाल लिया, आपने जमा किया, आपने निकाल लिया, तो कभी जिंदगी में मनी सप्लाई होगा? नहीं होगा. तो क्रेडिट क्रिएशन होने के लिए, मनी सप्लाई होने के लिए बैंकिंग हैबिट लोगों का क्या होना चाहिए? फ्रीक्वेंसी ऑफ विड्रॉल. अगर आप बार बार पैसा निकालते हो तो देश के लोगों का जो फ्रीक्वेंसी है विड्रॉल का, वो भी मैटर करता है. अगर लोग जमा, जैसे रूरल एरिया में जाइएगा, गांव देहात में, एक तो लोग पैसा जमा कम करते हैं, ऊपर से जितना जमा करते हैं 10 बार निकाल ही लेते हैं. 1000 रुपया जमा किया, आज जमा किया, शाम को निकाल लिए.
तो अगर वो 1000 रुपया से तो लोन क्रिएशन नहीं होगा। क्यों? बैंक किसी को लोन कैसे दे दे? क्योंकि बैंक जिसको लोन देगा वो तो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद पैसा देगा। तो अगर बैंक आपका पैसा को लोन दे देता है तो आप तो पैसा मांगने के लिए कल आ जाइएगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ विड्रॉल भी मैटर करता है कि मनी सप्लाई होगा कि नहीं होगा। अगर लोग बहुत ज्यादा पैसा निकाल लेंगे तो मनी सप्लाई फिर घट जाएगा। लिखिए, इफ